हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सी-टेट का जो है कि एनसीईआरटी बेस्ड जो भी पैटर्न है उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम अव्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे, मैं इस चीज़ को बार बार कहती हूँ। तो अभी हम लोग फ़िलहाल ईवीएस की क्लासेस ले रहे हैं, जिसमें आपको जो है कि पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाया गया है और जो है कि पक्षियों के बारे में पूरा करा दिया गया है। उसमें से जो है कि 2 से 3 नंबर आते ही आते हैं। आज हम पढ़ेंगे जानवरों के बारे में, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जानवरों के बारे में भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक एक पॉइंट इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको जितने यहाँ पे पॉइंट दिख रहे हैं, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ना बने हो प्रीवियस ईयर में। तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। पहला है कि जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होती है वह उनके बालों के रंग के कारण होती है। इसमें आपके एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जानवरों के शरीर पे जो डिजाइन होती है वो निम्न में से किसके कारण होती है। तो कुछ का देता है कि वातावरण के अनुसार, यानी कि एनवायरनमेंट के हिसाब से उनका होता है उस तरीके का। तो बहुत सारे बच्चों को यही लगता है कि एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है, जिससे कि शरीर के जानवरों के शरीर की डिजाइन वैसी बनी होती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जानवरों के शरीर पे जो बाल होती है उसी की वजह से उनके शरीर पे जो डिजाइन है वो दिखती है। जैसे कि आप जेब्रा का देख लेंगे, या फिर बिल्ली का देख लें, या फिर चीता का देख लें, बाघ का देख लें, तो इनके शरीर पे जो भी डिजाइन होती है वो उनके बाल के कारण होती है। अच्छा, जिन जानवरों के शरीर पे बाल नहीं होते उनके शरीर पे आप कोई भी डिजाइन नहीं देखेंगे। जैसे कि हाथी है, तो हाथी के शरीर में जो है कि रोए नहीं होते हैं, बाल घने नहीं होते हैं, जिसके कारण आपको उनके शरीर पे किसी भी तरीके की डिजाइन नहीं दिखेगी। वही बिल्ली है, बिल्ली के शरीर पे आप जो है कि चितकावर डिजाइन देखते हैं। जेब्रा के शरीर पे बहुत ही खूबसूरत एक पैटर्न होता है, जो कि ये भी कहा जाता है कि जेब्रा के शरीर में जितने भी रेघारियाँ बनी होती है, जितनी भी पट्टियाँ बनी होती हैं, वो सारी की सारी अपने आप में यूनिक होती है। किसी भी पट्टी की डिजाइन एक दूसरे से मिलती नहीं है, वो एक यूनिक डिजाइन होती है। तो वो उनके शरीर में रों के वजह से होता है, बाल के वजह से होता है। तो इस तरीके की गलती आप ना करेगा कि वातावरण के प्रभाव पड़ता है या फिर टेम्परेचर के कारण। इस तरीके से बहुत सारे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है। वो जानवरों के शरीर पे जो होता है कि बाल के कारण उनके जो है कि डिजाइन बनी हुई दिखती है। अब है कि दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं। तो दिन में जागने वाले जानवर तो लगभग सभी होते हैं। बस क्या होता है कि पक्षियों में उल्लू और चमगादड़ को बस छोड़ दिया जाए तो लगभग जो है कि सारे जानवर दिन में ही देखते हैं, या फिर पक्षी रात में नहीं देख पाते हैं आसानी से। तो है कि दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर, जैसे कि क्या है कि जानवरों के अंदर देखने की या फिर रंगों की बहुत ज़्यादा पहचान नहीं होती है। वो सबसे ज़्यादा काला, लाल, ऐसे जो है कि वो किसी भी कलर को देखेंगे उनको काला ही दिखाई देता है। तो मैक्सिमम ऐसा होता है। तो जानवरों जो दिन में देख पाते हैं आमतौर पे वो कुछ ही रंगों को देख पाते हैं, उनकी विजिबिलिटी कुछ ही रंगों को देखने की होती है। देखते भी हैं तो हर एक रंग को काला ही देखेंगे, ऐसा मोस्टली होता है। अब है कि रात में जागने वाले जानवर निशाचर, यानी कि देखिए जो रात में जागने वाले होते हैं उनको निशाचर कहा जाता है, यानी कि रात्रि में चर करने वाले। जगेंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन भी करेंगे। तो रात में जगने वाले जानवर को ही निशाचर एक शब्द में कहा जाता है। तो रात में जगने वाले जानवर यानी कि निशाचर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। इनके अंदर जो रात में, जैसे कि उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गया, या फिर रेगिस्तानी चूहे हो गए। रेगिस्तानी चूहा एक नया आपके एनसीईआरटी में शब्द है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आपके ऑप्शन में आया कि निम्न में से कौन सा जो है कि पक्षी या जानवर रात में देखता है। तो रेगिस्तानी चूहा भी रात में देखता है। तो रात में देखने वाले जानवर आएगा कि रात में जागने वाले जानवर निम्न में से हर एक रंग को किस रंग का देख पाते हैं। तो वो कि कोई भी कलर देखे उनको काला या सफ़ेद ही दिखाई देता है। ठीक है। अब है नेक्स्ट कि बहुत से जानवर और कीड़े मकोड़े ठंड में गहरी नींद में चले जाते हैं। तो ये तो बात सही है। आप देखते भी होंगे अपने आसपास कि हमारे घर में जो रहने वाली छिपकलियाँ होती है या फिर चींटियाँ होती हैं, ये ठंड में हमें दिखाई नहीं देती हैं, ठंड में गायब हो जाती हैं। यानी कि या फिर चूहे हो गए, ये लंबे समय के लिए जो है कि जो है कि अपने शीत निद्रा में चले जाते हैं। यानी कि जब तक ठंड बहुत ही ज़्यादा पड़ती है वो भूमिगत हो जाते हैं, भूमि के अंदर, या फिर इनका जहाँ भी रहने का जगह होता है वहाँ ये छिप जाते हैं। ये जो है कि ठंड
ठंड में दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, अब है कि कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले ही अजीब हरकत करने लगते हैं, जिससे कि जंगल में रहने वाले जो भी जो आदिवासी कहें या फिर मनुष्य कहें या फिर वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनको पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। ये उनको संकेत मिल जाता है। जैसे कि अगर तूफान आने वाला है या फिर भूकंप आने वाला है, तो जो समुद्र के किनारे पर रहते हैं तो वहाँ पे मछलियों की अजीब हरकत होती है, वो समुद्र से निकलकर बाहर आने लगती हैं, इस तरीके की अजीब हरकतें। या फिर अगर वो जंगल में रहते हैं तो पक्षियों की चहचहाट कुछ अजीब तरीके की हो जाती है, बंदरों का जो है कि चहचहाना, चिड़ियों का चहचहाना, ये सब चीज़ें, या फिर जो है कि कीड़े मकोड़ों का जो है कि उनमें अजब मतलब कि उनमें हरकत देखने को मिलती है एक अलग तरीके की, जिससे कि उनको पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है और वो सतर्क हो जाते हैं या फिर उस स्थान को छोड़ करके कहीं दूर निकल जाते हैं। अब है कि जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है, क्षमता होती है। वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि कुछ जानवरों की या फिर कुछ जो है कि कुछ जानवरों की अपनी एक विशेष भाषा होती है। कुछ जानवर कहें या फिर कीड़े कहें, उनकी कीड़े मकोड़े कहें, उनकी अपनी एक विशेष भाषा होती है। जैसे कि आप चींटी को ही देख लें, तो चींटी क्या होता है कि वो हमेशा देखेंगे आपकी एक कतार में चलती रहती हैं। तो किस कारण वो, आप अगर बीच में कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ से रुकावट डालते हैं, अगर पेंसिल रखते या फिर उंगली रखते, तो आप देखेंगे कि उस चीज़ को पार करके फिर वो उसी लाइन को फॉलो करती हैं। तो ऐसा क्यों करती हैं? तो वो जो है कि आगे वाली चींटी जो है वो पीछे वाली चींटी के लिए एक विशेष सुगंध छोड़ के आगे बढ़ती रहती है, जिससे कि पीछे वाली चींटी को पता होता है कि हमें इसी लाइन को फॉलो करना है और उसी लाइन को वो लगातार फॉलो करती रहती हैं। तो इनका अपना एक इंडिकेशन होता है। ये बात भी चींटियाँ बात भी करती हैं, तो इनके जो है कि माथे पर एक एंटीना रूपी संरचना होता है, जिससे कि वो हिला करके एक दूसरे से बात भी कर लेती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये इनमें एक तालमेल देखा जाता है। यहाँ तक कि डॉल्फिन की बात करें तो डॉल्फिन की भी अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, डॉल्फिन मछलियों की भी, और ये एक दूसरे से अपनी भाषा में बात भी करती हैं। बंदरों को भी देख ले तो बंदरों में भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि अगर जो है कि एक बंदर पे कोई मुसीबत आती है, वो देखता है कि कोई बाघ है या फिर तेंदुआ है वो पेड़ पे मतलब चढ़ रहा है शिकार करने के लिए, तो अजीब सी आवाज़ निकालने लगता है, जिससे बाकी सारे जो है कि जो उसके बंदर और सारे होते हैं वो सतर्क हो जाते हैं। तो इस तरीके से जानवरों की भी अपनी एक भाषा होती है, जिसमें वो एक दूसरे से आपस में बात करते हैं। ये आपको छोटी छोटी पॉइंट इसलिए बताई जाती है क्योंकि आपके ऑप्शन में ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि आपके दिमाग को, अगर आप अपने विवेक से आंसर देना चाहें तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गलत होने की संभावना होती है, क्योंकि ये एक एक जो पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम ऑब्वियस से इम्पॉर्टेंट है। आइए अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट है जानवर के बारे में कि जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं, वो शरीर पे बाल होते हैं, वो बच्चे को जन्म देते हैं। यानी कि बच्चे जन्म देने वाले वे जानवर होते हैं जिनके शरीर पे जो है कि बाल पाए जाते हैं और बाहरी कान पाए जाते हैं। ये मोस्टली देखा गया है कि वैसे जीव बच्चे जन्म देते हैं, और जिनके बाहरी कान नहीं पाए जाते हैं या फिर शरीर पे बाल नहीं पाए जाते हैं, वो अंडे देने वाले जीव होते हैं। जैसे कि आप नॉर्मली देख लें कि जैसे चूहा हो गया, मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई, ये सब क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। इनके बाहरी कान और शरीर पे जो है कि बाल भी पाए जाते हैं और ये बच्चे को जन्म देते हैं। अब आप कहेंगे कि मुर्गी के शरीर पे भी बाल होते हैं, रोए होते हैं, तो उनके बाहरी कान क्या आपको दिखाई देते हैं? नहीं होते हैं, इनके बाहरी कान नहीं होते हैं। तो ये जानवर जो है कि बच्चे को जन्म नहीं देते हैं। अक्सर आपको ऐसे पता करना रहे कि जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं वह शरीर, बाहरी कान का मतलब क्या हुआ, जैसे कि होता है कि कुछ जानवरों में ऐसा होता है कि कान में बस छेद दिखाई देते हैं, तो वे जो है कि बच्चे को जन्म नहीं देते हैं। वे क्या करते हैं, जैसे कि पक्षियों में आप सारे पक्षियों को देखते हैं कि उनके बाहरी कान नहीं दिखाई देते हैं, वे अंडे देते हैं इसलिए। अब है ये एक पहचान है, और है कि जिन जानवरों के बाहरी कान दिखाई देते हैं, तो जानवरों में लगभग सबके बाहरी कान होते हैं, शरीर पे बाल भी पाए जाते हैं, तो वे सब बच्चे को जन्म देते हैं। इनमें जो है कि एक आपका सबसे ज़्यादा, ये तो नॉर्मल चीज़ हो गई, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला अब स्तनधारी के बारे में देख लेते हैं। क्योंकि जो बच्चे को जन्म देते हैं
वो अपने बच्चे को दूध भी पिलाते हैं। तो सारे जानवर नहीं होते, कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो बच्चे को तो जन्म देते हैं लेकिन वे दूध उनको नहीं पिलाते। तो स्तनधारी, बस स्तनधारी किसको कहा जाएगा? उन जानवरों को नहीं कि वे सभी जानवर जो बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें स्तनधारी कहा जाता है, ऐसा नहीं है। स्तनधारी यानी कि मैमल्स उनको कहेंगे कि वो जीव या फिर वो जानवर जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं वे स्तनधारी कहे जाते हैं। उनमें जरूरी नहीं है कि बच्चे देने वाले, कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जो बच्चे को तो जन्म देती हैं लेकिन दूध नहीं पिलाती हैं। जैसे कि जो है कि स्तनधारी में इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, आपका सबसे ज़्यादा एग्जाम में देता है चमगादड़ का और वेल मछली का। वेल मछली एक जो है कि स्तनधारी में आती है, ठीक है। तो उसमें है कि स्तनधारी किसको कहते हैं? तो वे जीव जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं और इनके दूध पिलाते हैं वे स्तनधारी कहे जाते हैं। इनके शरीर का ताप बाहरी तापमान के साथ नहीं बदलता है, ये इनकी क्वालिटी होती है कि इनके शरीर का टेम्परेचर बाहरी टेम्परेचर के साथ साथ नहीं बदलता है। जैसे कि हमारा क्या होता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर जो नॉर्मल होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ठंड में जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस चला जाए तो हमारा शरीर भी उसी के अनुकूल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हमें उससे बचने के लिए अपने शरीर को गर्म रखने के लिए स्वेटर पहनना पड़ता है या फिर कंबल लेना पड़ता है। हमारा शरीर बाहरी तापमान के अनुकूलन में नहीं हो पाता है, हमें उसे करना पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि इसमें जैसे कि स्तनधारी में दिया हुआ है कि स्तनधारी की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। स्तनधारी ऐसा तो नहीं है कि जो भी बच्चे को जन्म देते हैं वे तो क्या कहलाएंगे, जो भी बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चे को जन्म कौन सा देते हैं उनके लिए ये रिस्ट्रिक्शन है कि उनके शरीर पे बाल होते हैं और उनके बाहरी कान होते हैं। अब है कि वे उनमें से मुख्यतः ऐसे हैं जो स्तनधारी होते हैं, बाय द वे कुछ ऐसे हैं जो स्तनधारी उसमें नहीं होंगे। और इसमें नेक्स्ट क्या है कि स्तनधारी की और किस तरीके से पहचान की जाएगी, तो इनके जो कान होते हैं, कान के मध्य में इनकी 3 हड्डियां पाई जाती हैं। ये सारे स्तनधारियों में रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जो भी स्तनधारी होते हैं, आप यहाँ पे देखें कि जो भी स्तनधारी होते हैं उनके कान के मध्य भाग में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, जिनमें है कि 3 अस्थियों में मेलियस, इनकस और स्टेप्स, ये 3 हड्डियां पाई जाती हैं। कौन सा है? मेलियस है, इनकस है और स्टेप्स है। तो ये 3 हड्डियां पाई जाती हैं, ये इनका मुख्य लक्षण होता है। अगर आपके एग्जाम में ऐसा आता है कि एक जीव जिसके कान के मध्य में 3 हड्डियां पाए जा रहे तो निम्न में से वो कौन सा होगा? तो स्तनधारी होगा, सरीसृप होगा, ऐसे बहुत सारे जानवरों का होगा। तो आप विशेषताओं में ये मुख्यतः पढ़े रहेंगे तो आपको जो है कि वहाँ पे आंसर देने में आसानी होगी कि इनके कान के मध्य में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। और पता है कि स्टेप्स हमारे पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, ये स्टेप्स होती है, ठीक है। और सबसे बड़ा हड्डी का, अगर मनुष्य के अंगों में सबसे बड़ी हड्डी का पूछा जाए तो जांघ की हड्डी होती है जिसको फीमर बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं इसमें कि यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दे तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं। देखिए कुछ ऐसी बाय द वे प्रजातियां होती हैं जो बच्चे को तो जन्म देती हैं लेकिन वे स्तनधारी नहीं होती हैं। तो कुछ प्रजातियों को छोड़ दिया जाए तो लगभग जितने भी जीव हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं वे स्तनधारी भी होते हैं, यानी कि अपने बच्चे को दूध भी पिलाते हैं है। तथा जिन जीवों में यह नहीं पाए जाते हैं वे अंडे देते हैं। अगर ऐसा है कि किसी जीव में ऐसा है कि उनके शरीर, उनके कान बाहरी नहीं है या फिर उनके कान में इस तरीके की 3 हड्डियां नहीं पाई जा रही हैं, उनके शरीर पे बाल नहीं हैं, तो वे सारे क्या करेंगे? अंडे देते हैं। वे सारे जीव क्या होते हैं? अंडे देते हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट की सरीसृप यानी कि रेप्टाइल। नाम से ही पता चल रहा है सरीसृप यानी कि रेंग के चलने वाले, रेप्टाइल रेंग के चलने वाले जो है कि कीट कहें या फिर जानवर कहें, वो कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता है कि रेंग के चलने जो है कि जीव, इस प्रजाति के प्राणी जो है कि रेंग कर धरती पे चलते हैं, धरती पे या किसी भी चीज़ पे रेंग के चलते हैं। जैसे कि कौन कौन से हो जाते हैं? जैसे कि सांप हो जाता है, कछुआ हो जाता है, सांप हो गया, कछुआ हो गया, और क्या हो जाता है? छिपकली हो जाती है और घड़ियाल हो जाता है, मगरमच्छ हो जाते हैं। ये सारे जानवर रेंग के चलने वाले होते हैं। तो इस तरीके से आपने सरीसृप के बारे में देख लिया। आइए अब नेक्स्ट जान लेते हैं जानवरों के बारे में। इसमें नेक्स्ट है
कि चींटी या फिर रेशम के कीट या फिर मधुमक्खी, इन सबों का जो समूह होता है, चींटी का हो गया या फिर रेशम कीट का हो गया या फिर मधुमक्खी का हो गया, इनका समूह जो है कि गंध से अपने समूह को ढूंढ लेता है। ये कीट अगर अपने समूह से अलग हो जाते हैं तो वो जो है कि आगे के कीट अपना गंध छोड़ करके आगे बढ़ते हैं, जिससे कि ये गंध से जो है कि अपने समूह को पहचान लेते हैं कि मेरा समूह यानी कि मेरे ग्रुप में जो भी थे वो कहाँ गए, आगे उनका क्या स्थान रहा है। तो ये गंध के माध्यम से पहचान लेते हैं। तो ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है स्पेशली, कि जैसे कि रेशम के कीट पे दिया हुआ है कहानी टाइप का, कि रेशम का कीट है वो कैसे अपने समूह को पहचानेगा। तो गंध के कारण वो कहता है कि मैं रेशम का कीट हूँ, मैं गंध से अपने साथी को पता कर लेता हूँ कि मेरा साथी कहाँ पे है। तो ये होता है कि गंध के कारण, ये जैसे होता है कि चींटी अपने समूह से विचलित हो गई है तो वो कैसे अपने समूह को फिर प्राप्त कर पाएगी। तो ऑप्शन आपका दिया होता है कि गंध से या फिर एक दूसरे से, भाषा से, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो गंध से होता है, गंध आगे वाला जो होता है कि गंध छोड़ता जाता है, जिससे पीछे वाले कीट उसके पीछे उसका अनुकरण करते हैं। नेक्स्ट इसमें है परजीविता। आपके एग्जाम में ये भी बहुत ज़्यादा परजीविता और सहजीविता यानी कि पैरा स्टेज में है कि वे जीव जो किसी पर, मतलब पराया मतलब क्या हुआ, दूसरे पे। तो परजीविता का मतलब कि दूसरे पे आश्रित रहना, दूसरे पे आश्रित रह करके अपना जीवन यापन करना। तो परजीवी कौन कहलाते हैं? वे जीव जो दूसरे पे पूरी तरीके से आश्रित होते हैं, लेकिन एक बात इम्पॉर्टेंट ये है कि दूसरे पे आश्रित रहते हैं और उनका नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि दूसरे पे आश्रित रहना और जिस पे आश्रित रहना उसी को नुकसान पहुंचाना, यानी कि एक जीव दूसरे पे एक तो आश्रित रहे, दूसरा उसका नुकसान पहुंचाए, तो ये परजीविता कहलाता है। वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उनसे अपना फ़ायदा उठाते हैं, अपना फ़ायदा उठाते हैं, यानी कि एक तरीके से सेल्फिश कह सकते हैं। जैसे इंसान और मनुष्य जो है कि मनुष्य का और मच्छरों का होता है कि मच्छर यहाँ पे क्या कहे जाएंगे, परजीविता कहे जाएंगे, यानी कि दूसरे को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी कि मनुष्य का खून चूसते हैं, अपना फायदा उठाते हैं, मनुष्य का खून चूसते हैं अपना जीवन यापन के लिए। तो वे परजीविता यहाँ पे कहलाएंगे। और जिस पे ये आश्रित होते हैं उसी का नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि हम कहेंगे कि हम भी अपने माँ बाप पे जब तक हम नौकरी नहीं कर पाते हैं या फिर कुछ अपने लिए काम नहीं ढूंढ पाते हैं तब तक हम माँ बाप पे आश्रित रहते हैं। तो क्या हम भी परजीविता कहलाएंगे? तो परजीविता में बस इतना नहीं है कि किसी दूसरे पे आश्रित रहना, जिस पे आश्रित आप हो उसी का नुकसान पहुँचाना, तब जाकर के वो परजीविता कहलाता है। यानी कि जिस पे आप आश्रित हो उसी को नुकसान पहुंचाओ, तो ये परजीविता कहलाता है। इसका एक उदाहरण हो जाता है कि जैसे कि आपके एग्जाम्पल कहानी की तरफ से आपके सीटेट में देता है क्वेश्चन कि जो है कि भैंस है या फिर कोई जानवर है, वो तालाब में नहाने के लिए जाता है, उस पर जोक लग जाते हैं। तो जोक यहाँ पे किस तरीके का जीव कहलाएगा? तो वो परजीविता कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो भैंस या गाय या फिर जो भी जानवर है उसका खून चूस रहा है, उसका नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये जोक क्या कहलाएगा? परजीविता वाला जानवर कहलाएगा। एक और आपके में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक आता है कि आप देखे होंगे कि भैंस होती है, वो जब चरती रहती है उसके ऊपर बगुले बैठे रहते हैं। वो क्या करते हैं कि भैंस के शरीर पे जो भी कीटाणु लगे होते हैं या फिर जो है कि जो भी छोटे छोटे कीट उसके शरीर पे चिपक गए होते हैं, उसको क्या करता है, वो खाता है, उसको वो खा करके उसको ख़त्म कर देता है और आराम से भैंस अपना चरती रहेगी, टहलती रहेगी, उसके ऊपर आराम से बैठा रहता है। तो पूछता है आपके एग्जाम में कि वो जो बगुला है वो परजीविता कहलाएगा? तो नहीं, आप देख रहे हैं कि वो भैंस को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, आपसे भैंस के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि उस भैंस के रिस्पेक्ट में ये बगुला क्या परजीविता कहलाएगा? तो नहीं, उस भैंस का नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, उसका सहयोग कर रहा है। तो वहां पर बगुला को क्या नाम दिया जाएगा? तो आपके ऑप्शन में रहता है परजीविता, सहजीविता या फिर सहभोजी। तो सहभोजी कहलाएगा कि वो उसके शरीर से एक तो जो है कि उस कीट को खा रहा है तो उसका भी फायदा कर रहा है और अपना पेट भर रहा है, तो अपना भी फायदा उठा रहा है, तो सहभोजी वहाँ पे वो बगुला कहलाएगा। ये चीज़ आप एक याद रखेंगे। इसमें जैसे कि हो जाएगा एग्जाम्पल में, परजीविता के एग्जाम्पल में जैसे कि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे कि जोक हो जाएगा या फिर जू हो जाएगा। जू भी हमारे जो है कि बाल में पड़ जाते हैं तो वो नुकसान पहुंचाते हैं,
खून चूसते हैं और जो है कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं और अपना फ़ायदा करते हैं, तो जू हो जाएगा, मच्छर हो सकता है। अब आते हैं सहजीविता पे, यानी कि सिम्बियोसिस पे आ जाएंगे। इसमें है कि जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं, एक दूसरे पे, यानी कि जैसे कि एक दूसरे से काम चलाना, यानी कि दोनों का एक दूसरे का सहयोग बिल्कुल इक्वली का होता है कि तुम्हारे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तुम नहीं, इस तरीके का चीज़ हो जाता है। सहजीविता में दोनों एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं, दोनों का एक दूसरे के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये सहजीविता कहलाते हैं। जैसे कि इसमें देता है कि एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उन्हें सहजीविता कहते हैं, तथा इस प्रकार के जीवन को सहजीवन कहा जाता है। इस तरीके के आता है कि इस तरीके के जीवन को कहा क्या जाता है, तो इस तरीके के जीवन को सहजीवन कहा जाता है। और ये एक दूसरे पर निर्भर तो होते ही हैं, एक दूसरे को लाभ भी पहुंचाते हैं सहजीविता में, आप ये याद रखेंगे। और पौधों का यह गुण सहजीविता कहलाता है। ये सहजीविता क्या है, एक गुण है। सहजीवन, जीवन जीने की कला जो है एक दूसरे पर निर्भर रह के वो सहजीवन कहलाता है। और जो है कि उसका ये गुण सहजीविता कहलाता है। पौधे का यह गुण, कभी कभी आपका डिफिनीशन दे करके कहेगा ये क्या होता है, सहजीवन होता है, सहजीविता होता है। तो अगर गुण कहता है कि पौधों का या फिर इस तरीके के जीवन का गुण क्या कहलाएगा, तो वो सहजीविता कहलाता है। अब इसमें है एग्जाम्पल में कि मटर का पौधा और राइजोबियम, ये एक दूसरे को सहजीविता की तरह काम करते हैं। तो राइजोबियम क्या होता है, तो इसमें क्या है कि राइजोबियम देता है कि मटर का पौधा और राइजोबियम एक दूसरे के लिए सहजीविता का कार्य करते हैं। तो राइजोबियम एक्चुअली ये क्या होता है, एक तरीके का जीवाणु होता है। ये जो भी फली वाले पौधे होते हैं, यानी कि जिसमें फल लगते हैं, छोटे पौधे जिसमें फल लगते हैं, जैसे कि मटर का पौधा हो गया, तो इसमें जो है कि इनके जड़ों में पाए जाते हैं। और ये कार्य क्या करते हैं, ये जो है कि नाइट्रोजन के स्टोरेज का कार्य करते हैं। तो चूंकि पौधों को जानते हैं कि पौधों के लिए नाइट्रोजन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो पौधों को उससे नाइट्रोजन मिल जाता है, मटर के पौधे को उससे नाइट्रोजन मिल जाता है, प्लस वो जो है कि उसके जड़ें अगर नहीं होंगी तो उसका अस्तित्व कहाँ से होगा। तो राइजोबियम जो है कि जीवाणु का अस्तित्व भी मटर के पौधे की जड़ से होता है। तो इस तरीके से एक तरीके से ये सहजीवन जीने का कार्य करते हैं एक साथ। नेक्स्ट इसमें है कि लाइकेन में शैवाल और फफूंदी सहजीविता के उदाहरण हैं। लाइकेन जो देखते हैं उसमें फफूंदी होता है और जो शैवाल, ये दोनों सहजीविता का कारण है, दोनों एक दूसरे के बिना पॉसिबल नहीं होते हैं। तो ये भी एक दूसरे में सहजीविता का उदाहरण है। एनसीईआरटी में आपको जितने एग्जाम्पल दिए हुए हैं उससे बाहरी नहीं पूछता है, ये सीटेट की यही क्वालिटी होती है। तो इससे बाहरी आपको एग्जाम्पल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप इसी पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि एक लाइकेन में जो है कि शैवाल और फफूंदी का दिया हुआ है और एक मटर के पौधे और राइजोबियम का दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। अब हम जानवरों के कान के आकार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जिन जानवरों के कान के आकार बड़े होते हैं उनके सुनने की कैपेसिटी, यानी कि सुनने की क्षमता, सुनने का दायरा भी अधिक होता है। जैसे कि हाथी का बड़ा कान होता है तो उसके सुनने का दायरा भी अधिक होता है। जानवरों के कान पे उनके सुनने की क्षमता भी डिपेंड करती है। तो कभी आपके क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन दिया हो कि जानवरों के सुनने की क्षमता उनके बड़े कान होने पर उनको अधिक सुनाई देगा, छोटे कान होने पर कम सुनाई देगा, तो जी हाँ, ऐसा होता है। कान के बड़े या छोटे होने पे उसके सुनने की कैपेसिटी भी डिपेंड करती है। कान बड़ा होने पे अधिक सुनाई देता है, उसके सुनने का दायरा अधिक हो जाता है। जैसे कि हमें कोई आवाज़ सुननी होती है, बहुत ही धीमी कहीं से आवाज़ आ रही है, हमको पता लगाना हो कि किस दिशा से आ रही है, तो हम मनुष्य क्या करते हैं, कान के पीछे हाथ लगाते हैं, यानी कि किस डायरेक्शन से आ रहा है आवाज़ उसको सुनने के लिए हम कान के पीछे हाथ लगाते हैं, यानी कि इसका दायरा बढ़ाते हैं। तो जिससे हमको ये पता चल पाता है कि आवाज़ एक्चुअली आ कहाँ से रही है। इस तरीके से आप ये मतलब चीज़ देखेंगे कि कान का आकार पे जो है कि सुनने की क्षमता डिपेंड करती है। नेक्स्ट है कि जानवरों का शिकार। आपके एनसीईआरटी में जानवरों के शिकार पर भी बात कही गई है। देखिए इसमें एनसीईआरटी में जो है कि बच्चों को पढ़ा करके सेंसिटिव बनाने का है कि किस तरीके से हम अपने प्रकृति के प्रति या फिर जानवरों के प्रति या फिर मनुष्य के प्रति हम किस तरीके से अपने बच्चों को संवेदनशील बनाएं। तो जब हम उन्हें उस तरीके की शिक्षा देंगे तब जा कर के बच्चे संवेदनशील होंगे। तो उसके कारण आपके जो है कि एनसीईआरटी में जानवरों के शिकार पे भी दिया हुआ है कि
जानवरों को थोड़े मात्र जो है कि लाभ के लिए उनकी जान ले ली जाती है, उनको मार दिया जाता है और उनको बहुत ही संकटग्रस्त कगार पर हम मनुष्य लेके जा रहे हैं अपने फायदे के लिए। तो है कि हाथी को उसके दांतों के लिए देता है कि निम्न में से इस जानवर को किस चीज़ के लिए मारा जाता है। जैसे देखा कि मगरमच्छ को किसके लिए मारा जाता है, तो ऑप्शन रहेगा दांत के लिए, चमड़े के लिए, या फिर जो है कि उसके सींग के लिए। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए रहते हैं। तो आप यहाँ से एनसीईआरटी में जितने हैं बस आपको उतने ही पढ़ने हैं यहाँ पे। तो हाथी को उसके दांत के लिए, उसके दांत से क्या होते हैं कि जो है कि कीमती कीमती चीज़ें बनाई जाती हैं। मनुष्य का जो नकली दांत बनता है वो भी हाथी के दांतों से ही बनता है। तो ये इन सब चीज़ों के लिए मनुष्य अपने फ़ायदे के लिए दांत हाथी को जो है कि मार देता है उसके दांत के लिए। अब है कि गैंडों के जो सींग होते हैं उसके लिए गैंडों को मार दिया जाता है। तो जो है कि थोड़े से फ़ायदे के लिए जो गैंडे का सींग देखे हैं जो उसकी नाक पे होता है ऐसे सींग, तो उसके लिए जो है कि गैंडे को मार दिया जाता है। आप जैसा कि जानते हैं कि काजीरंगा जो है नेशनल पार्क वो गैंडे के लिए जाना जाता है, बहुत ही वहाँ मशहूर है। तो वहाँ पर इसी चीज़ की जागरूकता के लिए जो है कि क्या किया गया था, वहाँ पे एक इस तरीके का कार्य हुआ था गलत तरीके से कि गैंडों को उनके सींग के लिए मार दिया गया था। तो जब ये तस्करी पकड़ी गई थी तो वहाँ पर जो भी चीज़ें मिल गई, तो अब तो चूँकि जानवरों को मारा जा चुका था तो उनको उनकी अस्थियों से जो है कि या फिर उनको जलाने से जो राख प्राप्त हुआ उससे वहाँ पे बहुत ही बड़ा इनके लिए स्मारक बनाया गया है और लोगों को जागरूक किया जाता है उसके लिए। अब है कि शेर, मगरमच्छ, शेर हो गया, मगरमच्छ हो गया, बाघ हो गया, या फिर जो है कि सांप हो गया, उनकी चमड़ियों के लिए उन्हें मार दिया जाता है। तो मनुष्य अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए जानवरों का जान ले लेता है। यहाँ पे है कि कस्तूरी हिरण को भी थोड़े से खुशबू के लिए उसे मार दिया जाता है। आपको पता है कि कस्तूरी मृग जो होता है उसके नाभि में खुशबू पाई जाती है, तो उसकी खुशबू के लिए, उस खुशबू को लेने के लिए उससे कुछ चीज़ें सुगंधित चीज़ें बनाने के लिए उसकी जान ले ली जाती है, उसकी खाल के लिए भी उसकी जान ले ली जाती है। तो जो है कि आपको पता होगा कि जो सलमान खान भी इस केस में पकड़ा गया था काले हिरन को मारने के, उसमें उस पर जो है कि सज़ा हुई थी, लेकिन चूंकि पैसे और पहचान आजकल जो है कि कानून पे भारी पड़ रहा है तो उसके कारण उसको जमानत भी मिली। लेकिन ये चीज़ें बहुत ही गैर कानूनी तो होती ही हैं, लेकिन एक तरीके से इंसान के सेंसिटिविटी पे भी निर्भर करता है कि किस तरीके से हम अपने प्रकृति या फिर जानवरों या फिर मनुष्य के प्रति संवेदनशील रहें। तो इस चीज़ को लेते हुए आपके जो है कि एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि जानवरों का शिकार हम थोड़े से फ़ायदे के लिए कर दे रहे हैं। अब है कि जानवरों की नींद, कुछ ये बस 4 जानवर आपके एनसीईआरटी में गिन के दिए हुए हैं और इन्हीं से घुमा फिरा के पूछता है कि इनमें से कौन सा जानवर इतने घंटे सोता है। तो ये आपको थोड़ा एक बार देख लेना होगा कि गाय जो है अपने इसके सोने का जो होता है कि कितने घंटे सोती है, तो ये 4 घंटे सोती है। अब जिराफ की बात करें तो जिराफ मात्र 2 घंटे ही सोता है। गाय 4 घंटे सोती है, जिराफ 2 घंटे सोता है। वहीं पे अजगर की बात करें तो अजगर 18 घंटे सोता है। अजगर कितने घंटे सोता है? अजगर 18 घंटे सोता है। वहीं पे बिल्ली की बात की जाए तो बिल्ली 12 घंटे सोती है। तो आपके एनसीईआरटी में गाय, जिराफ, अजगर और बिल्ली का दिया हुआ है। तो गाय 4 घंटे हो गया, अजगर 18 घंटे सोता है। वहीं पे बिल्ली की बात करें तो बिल्ली 12 घंटे सोती है, जबकि जिराफ जो है बस 2 घंटे सोता है। तो ये इनकी नींद के बारे में हो गया। आइए जो आपके एनसीईआरटी में जानवरों को लेकर के कुछ विशेष जानवरों के हैं नाम, जैसे कि स्लॉथ हो गया, बाघ हो गया, इनके बारे में बहुत ही डिटेल में पूछा जाता है, तो उसको भी जान लेते हैं। अब आइए स्लॉथ के बारे में जान लेते हैं कि स्लॉथ क्या होता है। इन सबों की, जानवरों की एक एक विशेषताएं आपके एग्जाम में दे करके और जो है कि पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जानवर है। तो इनकी क्वालिटियां जितनी भी पूछी जाती हैं या फिर पूछी जाएंगी वो सारे आपको यहाँ पे जो है कि एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न पे यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। तो स्लॉथ क्या होता है? ये दिखने में भालू की तरह होता है, लेकिन वास्तव में ये भालू से बहुत ही अलग होता है। इसके शरीर पे जो है कि रोएं भालू की तरह होते हैं, इसके मुंह की आकृति भी भालू की तरह होती है, लेकिन इनका रहन सहन भालू से अलग होता है। तो दिखने में तो भालू की तरह होते हैं, पर वास्तव में ये भालू से बिल्कुल अलग होते हैं। इनकी क्या विशेषताएं होती हैं कि ये दिन में लगभग 17 घंटे ये सोते रहते, पेड़ पे उल्टा होकर के सोते हैं। इनकी ये विशेषताएं हैं। तो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जानवर है जो पेड़ से उल्टा होकर के सोता है।
तो ये हो जाता है स्लॉथ। या फिर ये पूछता है कि स्लॉथ कितने घंटे सोता है, तो उसमें आपके ऑप्शन दिए होते हैं। तो ये दिन में जो है कि दिन रात मिला करके लगभग 17 घंटे ये सोता है। और इसकी ये विशेषता होती है कि इसकी उम्र के बारे में पूछा जाता है, तो ये इसकी उम्र टोटल कितनी होती है, 40 वर्ष तक ये जीता है। तो 40 वर्ष की आयु में ये बहुत ही आलसी होता है। 40 वर्ष की आयु में ये बस मात्र जो है कि 8 पेड़ों पर ही घूमता है, और जो है कि सप्ताह में केवल एक बार जो है कि ये शौच के लिए या फिर जो है कि यहाँ पे है कि दिन में करीब 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर आराम से सोता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 40 वर्ष के जीवन में मात्र 8 पेड़ों पर ही ये घूमता है, और एक सप्ताह में मात्र एक बार ही ये शौच के लिए नीचे उतरता है। इसकी उम्र पूछी जाती है तो 40 वर्ष बताएंगे, और देता है कि ये अपने पूरे जीवन काल में लगभग कितनी पेड़ों पर जो है कि रहते हैं, तो ये मात्र 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। इतने आलसी होते हैं कि जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्तों को खाते हैं। ये पेड़ों को भी कब बदलते हैं, जब एक पेड़ की पत्तियां बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं, तब जाके ये दूसरे पेड़ पे जो है कि अपना चले जाते हैं। तो ये पूरे जीवन काल में लगभग 8 पेड़ों पर ही जो है कि रह पाते हैं, और जो है कि सप्ताह में एक बार ये शौच के लिए नीचे उतरते हैं। बाकी पूरे टाइम या तो जगह रहते हैं तो पत्ते खाते हैं, बाकी 17 घंटे ये उल्टा लटक कर सोते रहते हैं। ठीक है, जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं, तो ये भी इसकी एक विशेषता होती है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट बाघ के बारे में देख लेते हैं। तो बाघ के बारे में भी आपके बहुत सारे पॉइंट हैं और आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो है कि बाघ अंधेरे में आपके जो है कि सीटेट में क्वेश्चन आता है कि हमसे बाघ अंधेरे में हमसे कितना गुना बेहतर देख सकता है, तो ऑप्शन आपके होते हैं तो 6 गुना बेहतर देख पाता है। बाघ हम मनुष्यों से 6 गुना बेहतर देख पाता है। और जो है कि दिया है इसमें कि बाघ की मूंछ हवा में हुए कंपन को भाप लेती है, जिससे उस शिकार की सही स्थिति का पता लग जाता है और इससे वह अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। तो बाघ की जो मूंछें होती हैं वो उसको जो है कि हवा का कंपन से उसको शिकार किस तरफ जा रहा है, जिधर शिकार जाएगा उधर जो है कि थोड़ी हलचल होगी, हवा चलेगी, तो उसके रोएं इतने ज़्यादा, उसकी जो मूंछें होती हैं इतने सेंसिटिव होती हैं कि वो थोड़ी सी भी कंपन को भाप लेती हैं। अगर बाघों की मूंछ ना रहे तो अंधेरे में उनको शिकार ढूंढने में बहुत ही मुश्किल होगा। बहुत ही बड़ा उनकी मूंछों का योगदान होता है। तो जिधर भी शिकार जाता है उधर कंपन होती है और उस कंपन को वो अपनी मूंछ द्वारा वो पता कर लेता है और वो अपने शिकार तक पहुंच जाता है अंधेरे में भी। तो अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है। क्यों? कंपन के कारण। ये नहीं कि उसे ज़्यादा जो है कि दिखाई तो मनुष्य से 6 गुना बेहतर देता है, लेकिन एकदम अंधेरे में भी वो किस तरीके से अपने शिकार तक पहुंच जाता है, तो वो अपने जो है कि मूंछों के द्वारा पहुंच जाता है। अब है कि बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपना गंध छोड़ देता है, जिससे कि दूसरा बाघ उसके इलाके में नहीं आएगा। दूसरा अपना मूत्र कर करके जितना भी इसका इलाका होता है, जितनी दूरी में इसका दायरा होता है इसके इलाके का, तो वहाँ पे अपने पूरे इलाके के बाउंड्री पे ये मूत्र करके अपनी गंध छोड़ देता है, ताकि दूसरा बाघ जो है दूसरे बाघ के इलाके में ना आ पाए। ऐसा कार्य आप देखेंगे कि कुत्ते भी करते हैं। वो जिस रास्ते पे चलते हैं उनको वापस उसी रास्ते पे रिटर्न आना होगा, तो वो जगह जगह जो है कि आप देखते हैं कि वो जो है कि मूत्र विसर्जन कर देते हैं और आते टाइम वो सूंघते हुए आते हैं। तो वो एक तरीके से वो अपना जो है कि पहचान के लिए इस तरीके का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपना गंध छोड़ता है तथा दूसरे बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेते हैं और जो है कि दूसरा बाघ दूसरे इलाके में नहीं आ सकता है। अब है कि बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ भी बदलता है। वो अपना इतना चालाक होता है, इतना माहिर होता है शिकार करने में कि वो समय समय पर शिकार के लिए अपनी आवाज़ें भी चेंज करता है, या फिर कोई भयानक स्थिति आने वाली है उसमें भी वो अपने आवाज़ को जो है कि बदलता रहता है। अब बाघ का गुर्राना कितने किलोमीटर तक सुना जा सकता है, ये भी आपके जो है कि क्वेश्चन में आता है, सीटेट के एग्जाम में आता है। तो लगभग बाघ जब गुर्राता है तो 3 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज़, गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर तक
जो है कि इसकी आवाज़ सुनाई देती है। बाघ के दोनों कान बाहर की ओर आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। आप देखेंगे कि बिल्ली हो गई या फिर कुत्ता हो गया या फिर गाय हो गई या फिर बाघ, उनमें सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो कहीं से आवाज़ आती है तो देखते हैं कि ये जानवर अपने कान खड़े कर लेते हैं या फिर जिधर से आवाज़ आती है उधर की तरफ अपने कान को करके ये देखना चाहते हैं कि किधर से एक्चुअली आवाज़ आ रही है। तो उनमें से जो बाघ होता है वो सबसे ज़्यादा उसकी एक क्वालिटी होती है कि वो अपने कान को बहुत तेज़ी से घुमाता है। ये सारे जानवर, बिल्ली भी अपने कान को बहुत खड़ा कर करके कहीं से भी आवाज़ थोड़ी सी भी आती है वो चूहे का पता लगा लेती है, थोड़ा सा भी कंपन होता है उसकी भी मूछें होती हैं, इसके द्वारा वो भी, चूँकि बाघ की ही क्वालिटी उसके में भी देखी जाती है, बिल्ली में भी देखी जाती है। तो ये जानवर जो होते हैं अपना कान खड़ा कर लेते हैं और बहुत तेज़ी से घुमा करके पता लगा लेते हैं कि एक्चुअली ये आवाज़ किस तरफ से आ रही है। तो ये जो है कि बाघ के बारे में भी एक क्वालिटी है कि कान जो है कि बाघ के दोनों कान बाहर की ओर आवाज़ इकट्ठा करने के लिए चारों तरफ घूम जाते हैं। तो ये भी आपके जो है कि सीटेट के एग्ज़ाम में आता है कि निम्न में से कौन सा जानवर, तो वो बाघ होता है कि इकट्ठा करने के लिए अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाता है। या फिर ये भी पूछ सकता है कि बाघ का जो कान है अलग अलग दिशाओं में बहुत तेज़ी से घूमता है तो ये किस कार्य में सहायक होता है, तो बाहर का ध्वनि जो है कि सुनने के लिए कि किस दिशा से आवाज़ आ रही है। अब है कि बाघ हवा में पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में को तुरंत जो है कि अंदाज़ा लगा लेता है कि कौन सी जो है कि अगर जैसे कि है कि अगर हवा के कारण पत्ते हिल रहे हैं या फिर झाड़ियाँ हिल रही हैं या फिर शिकार से हिल रही हैं, तो इन दोनों में अंतर को तुरंत भाप लेता है। ये उसकी क्वालिटी होती है कि जैसे कि मतलब होता है कि कभी एक ही गति हो रही है तो इंसान को पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये जो है कि शिकार का है या फिर हवा का है। लेकिन बाघ के अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो हवा से हुए पत्तों में हलचल और जो है कि शिकार के छिपने से हुए पत्तों में हलचल या फिर कंपन को, दोनों में अंतर ये बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है, जिसके कारण भी ये शिकार बहुत ही आसानी से कर लेता है। तो इतनी चीज़ें थी बाघ के बारे में। तो आपने स्लॉथ और बाघ के बारे में पढ़ा, जानवर की जो क्वालिटियाँ थी वो आपने पढ़ा। अब इसमें जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट और बचते हैं, जैसे कि चींटियों के बारे में, हाथी के बारे में, ऐसे बहुत सारे बंदरों के बारे में। तो ये सब चीज़ें भी आपको नेक्स्ट क्लास में दी जाएंगी। अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।